हाँ तो स्टूडेंट्स, आज कक्षा 9 के लिए विषय विज्ञान में उपविषय भौतिक विज्ञान, ये पार्ट 8 है जिसका नाम है गति, अंग्रेजी में बोल देते हैं इसको मोशन। ये वीडियो का भाग 3 है। भाग 1 और भाग 2 में थ्योरी से संबंधित बातें आई थी। इस भाग 3 में गति की समीकरणें, उन समीकरणों को अंकगणितीय और ग्राफ्य विधि से सिद्ध करना। अंकगणित विधि से सिद्ध करने के लिए मैं आपको केवल पीडीएफ से बताऊंगा, क्योंकि ये पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। 9th में ग्राफ्य विधि से सिद्ध करने के लिए कहा जाता है। उपपत्ति या निगमन जब कहेगा अर्थात वो सिद्ध करने के लिए कह रहा है। तो गति की समीकरणें हम सिद्ध करेंगे आज। उसके बाद एक टॉपिक आएगा वृत्तीय गति का, फिर आंकी प्रश्न, कुछ प्रश्न मैं कराऊंगा और शेष प्रश्न फिर आप पीडीएफ के माध्यम से सोल्व करेंगे गृह कार्य के रूप में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गति की समीकरणें। तो बच्चों, जब पिछली कक्षा में आप पढ़ भी चुके हैं गति के समीकरण के बारे में, तो मैं यहाँ पर शॉर्टकट में बता देता हूँ आपको। न्यूटन नाम के वैज्ञानिक ने गति की समीकरणें दी और उनकी दी हुई गति की समीकरणें आज भी इतनी सटीक बैठती हैं कि यदि हम कोई गणना करें गति संबंधी तो वे बिल्कुल सही भी आती हैं। तो हम गति के समीकरणों की बात करें तो पहली बात तो हमें गति के समीकरणों का संबंध समझना चाहिए कि कौन कौन सी हैं। तो 3 समीकरणें कौन कौन सी हैं पहले मैं आपको बताऊंगा। पहली समीकरण है आपकी b इक्वल टू u प्लस ए टी, और दूसरी समीकरण है आपकी s बराबर यू टी प्लस के हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरी समीकरण जो है आपकी वह है b स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब जो ये संकेत प्रयुक्त हुए हैं ये क्या हैं, इन समीकरणों को कब प्रयोग करेंगे शॉर्टकट में समझ लेते हैं। बच्चों, पहली बात तो हम बात करते हैं u क्या है। यहां पर देखिए u है वस्तु का प्रारंभिक वेग। जब वस्तु गति करना प्रारंभ करती है तो गति के समय उसका प्रारंभ में वेग क्या है, तो u दर्शाता है वस्तु का प्रारंभिक वेग। और यदि वस्तु चलते चलते t समय पश्चात किसी अन्य स्थान पर पहुंच जाए तो उसका वहां वेग क्या होगा, तो वह वेग कहलाता अंतिम वेग। चूंकि समय t लिया गया है तो समय यहां t ले लेंगे। अब जब समय बढ़ता रहता है, प्रारंभिक वेग से अंतिम वेग b हो जाता है, तो मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था पिछली वीडियो में, त्वरण। तो त्वरण मैंने आपको बताया था a बराबर b माइनस यू पूर्ण टी, अर्थात वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अब यहां पर a आ रहा है तो a क्या है, त्वरण है, वेग वृद्धि की दर है, तो ये a क्या है, यहां पर त्वरण है। किंतु यहां पर एक वर्ड और दिखाई दे रहा है s। तो देखिए s क्या है। कोई गतिशील वस्तु थी, वह अपने तल से रेखीय गति करते हुए चल रही है। वो प्रारंभिक अवस्था में मान लिया, ये u दिखा देंगे यहां पर, यहां से है और फोर्स लगने से ये आगे बढ़ने पर यहां आ जाती है। ये a है, b है, ये a डैश है, b डैश है। तो यहां पर अंतिम वेग क्या होगा, इसका b होगा। जो यहां से यहां तक आने में जो समय लगा वो t है, और जो इसने दूरी तय करी है वो दूरी मान लिया s है। तो इन सभी संबंधों में, अर्थात किसके संकेतों संबंध में, u में, b में, a में, t में और s में जब कोई संबंध होता है तो गति के रूप में किस प्रकार लिखा जाए, ये उनके प्रश्न पर आधारित रहता है। तो प्रश्न पढ़ते समय बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा कि कौन सा संबंध लगने वाला है न्यूटन का गति के लिए, और फिर हम उसको सोल्व करते हैं न्यूमेरिकल में। बहुत मोस्ट टॉपिक है ये, आज बड़ा ध्यान से देखेंगे। तो एस क्या है, टी समय में
चली गई दूरी। अब इन समीकरणों को हम प्रथम, द्वितीय, तृतीय समीकरण कहते हैं। इन समीकरणों को गणितीय विधि से हम इस कक्षा में केवल पीडीएफ के माध्यम से आपको भेजेंगे। आपके सिलेबस में लिखा हुआ ग्राफीय विधि से सिद्ध कीजिए, तो मैं अब इन समीकरणों को ग्राफीय विधि से सोल्व करके आपको बताता हूं। देखिए, गति का प्रथम समीकरण। अब बात यह आती है, जब ग्राफ विधि की बात करते हैं तो थोड़ा यदि हम ग्राफ के बारे में समझ लें तो अच्छा होगा। गति के संबंध में किसी वस्तु की गति को हम एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर मूल बिंदु के सापेक्ष दर्शाते हैं। ठीक, अब वह वस्तु कहां पहुंच रही है, किस स्थिति में है, उस स्थिति के बारे में डीपली अध्ययन किया जाता है। किस अक्ष पर हमें क्या दर्शाया है, एक्स अक्ष पर क्या है, वाई पर क्या है। मान लिया मैंने एक्स अक्ष पर किसी वस्तु की गति के लिए यहां समय दिखा दिया और यहां मैंने वेग दिखा दिया, तो ये देखने वाली बात है कि इन अक्षों पर क्या क्या शो किया गया, क्या क्या दर्शाया गया। समय और वेग, तो संबंध हो जाएगा वेग समय या समय वेग संबंध। और यदि यहां पर समय और दूरी दर्शा दी जाए तो दूरी समय संबंध हो जाएगा। और यदि हम वेग स्थिति की बात करते हैं किसी ग्राफ में, उसके वेग और स्थिति के संबंध में रिलेशनशिप निकालते हैं तो वह बन जाएगी वेग स्थिति संबंध। हम यहां आपको केवल एक ग्राफ से ही तीनों समीकरणों को सिद्ध करने का तरीका बता देंगे। तो देखिए, तो पहले हम ये सोच लेते हैं दिमाग में कि मान लिया एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर हमें किसी गतिशील वस्तु को गति के लिए दर्शाना है। जो दर्शाना है तो हम करेंगे क्या, पहले हम एक एक्स अक्ष और वाई अक्ष को शो करने के लिए हम यहां ग्राफ बना लेंगे। और हमारे मन में यह भी आ रहा है कि गति की प्रथम समीकरण प्रूवमेंट करनी है, तो हमें यह भी पता है कि गति समीकरण b बराबर u प्लस के ए टी होती है, अर्थात हमें सीधे यह करना है। तो u, v और ए टी का संबंध है ये। इस संबंध को हम सिद्ध करते हैं वेग समय संबंध से। जब वेग समय संबंध से करते हैं तो हम एक्स अक्ष पर मान लिया, ले लिया समय, t से दर्शा दिया, और वाई अक्ष पर में दिखा दिया वेग। वेग तो आप जानते हैं हम एम के एस में मीटर पर सेकंड मात्रक से इसको दर्शाते हैं। चलिए, मान लिया किसी गतिशील वस्तु को दर्शाने के लिए इसकी आरंभिक स्थिति O अर्थात मूल बिंदु या निर्देश बिंदु से चल रहे हैं, और ये बिंदु A तक आते आते अपना वेग u ग्रहण कर लेती है। t समय पश्चात ये अपना वेग u से बढ़ा करके v कर लेती है। तो मान लिया वेग बढ़ते समय जब बात करते हैं तो वेग वृद्धि त्वरण को दर्शाती है, वेग वृद्धि दर त्वरण को दर्शाती है। और त्वरण ग्राफ में हम क्या दर्शाते हैं, ढाल से दर्शाते हैं। तो हमने ये मान लिया इस बिंदु पर यहां पर आ गई b तक। जब b तक ये आ गई तो हमने यहां से इस पर एक लंब डाल दिया नीचे को एक्स अक्ष पर। जब आप देखेंगे तो ये a, b, ये c हो गया, और यहां से यहां तक आने में इसका जो वेग प्राप्त हो गया वह वेग प्राप्त हो गया b। एक बात और ध्यान रखनी है कि अगर मैं इस समय अर्थात x अक्ष के सापेक्ष एक समांतर रेखा खींच दूं तो ये स्थिति इस प्रकार से आ जाएगी और यहां बिंदु आएगा D। चूंकि यहां पर OA U है तो यहां पर भी U हो जाएगा ये। किंतु अब B से D की बात करें तो ये देखेंगे B में से U कट जाएगा तो B माइनस U रह जाएगा।
ठीक। और जो ढाल होता है ग्राफ का, मैंने आपसे बताया था कि ढाल त्वरण को शो करता है। तो गति की प्रथम समीकरण को सिद्ध करने के लिए वेग समय संबंध का सहारा लिया जाता है और इस संबंध ग्राफ में जो आकृति ओ ए बी सी बन करके आई है, इसमें कौन सा ढाल है, अर्थात ए बी ढाल है जो त्वरण को दर्शाता है। तो प्रथम समीकरण को हम त्वरण की परिभाषा से निकालते हैं और हम जानते हैं त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे समय। अब वेग परिवर्तन समय होता है, वेग परिवर्तन बटे समय। अब ये तो हम जानते हैं। ये तो अगर हम त्वरण को लिखें a और वेग परिवर्तन को लिखें b माइनस u, क्योंकि पीछे बता चुका हूं अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग वो समय t, जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो a गुणा t हो जाएगा, b माइनस u हो जाएगा। ओके, और तो ये ए टी बराबर b माइनस u हो जाएगा और सीधे क्या हो जाएगा, ये u माइनस का है, आप इधर ले लीजिए, u प्लस के ए टी बराबर b हो जाएगा या b बराबर u प्लस के ए टी। इस प्रकार से आपका ये टॉपिक तैयार हो गया है, गति की प्रथम समीकरण प्रूवमेंट हो गई। अब थोड़ा सा हम इन्वॉल्व होना चाहते हैं ग्राफ में। ग्राफ में कैसे निकालना चाहिए, तो इसी तरीके को आप थोड़ा और मॉडिफाइड कर दीजिए। गणित में आपने पढ़ा है ढाल अर्थात प्रवणता। तो प्रवणता जो होती है बच्चों, ठीक, वो बाई एक्स बटे एक्स एक्स होती है, अर्थात बाई एक्स के निर्देशांकों का अंतर और एक्स अक्ष के निर्देशांकों का अंतर। यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम जानते हैं जब प्रवणता ढाल के रूप शो कर देते हैं, इसको हम m से भी देते हैं, m का मान tan थीटा भी होता है। ठीक है, ये कक्षा 10 में आपको पढ़ने को मिलेगा मैथ में। और tan थीटा मान होता है लंब बटे आधार, आपको याद करना है ये। अब यहां पर जब प्रवणता हो गई हमारी, अब प्रवणता शो कर रही क्या है को, ए को, त्वरण को, तो हम जानते हैं यहां त्वरण शो हो जाएगा। लंब हमारे पास है बी डी और आधार हमारे पास है ए डी। ओके, अब बी डी हमें देखेंगे तो बी डी केवल बी सी में से यू को घटा करके शेष दूरी है, जिसको हम बी माइनस यू से शो कर रहे हैं। ए डी जो है वो समय को दर्शा रहा है, अर्थात टी को दर्शा रहा है। ये दोनों दूरियां बराबर होंगी, तो टी ले लिया हमने, ए इधर पहले से ही है। हमारी ये समीकरण बन करके तैयार हो जाएगी पुनः, अर्थात आप चाहे डायरेक्ट कर लीजिए या जो मैंने अभी आपको बताया है उस विधि से कर लीजिए, दोनों ही एक ही तरीका माना जाएगा। आप किसी भी विधि से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। इस विधि से कर लीजिए सोल्व, चाहे आप इस विधि से सोल्व कर लीजिए। गति की एक समीकरण प्रूवमेंट हो गई है। ठीक है, चलिए। हाँ तो बच्चों, अब गति की दूसरी समीकरण की हम बात करते हैं। तो गति का जो द्वितीय समीकरण है, गति का द्वितीय समीकरण, ठीक, तो आप जानते हैं गति का द्वितीय समीकरण क्या होता है, समय दूरी संबंध के लिए s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो मैं पहले लिख देता हूं s बराबर यू टी प्लस के हाफ ए टी स्क्वायर। s यहां पर दूरी है, u प्रारंभिक वेग है, t समय है, a त्वरण है और t तो पैसे बता चुके हम समय होता है। अब हम इसको प्रूफ करना है, अर्थात सिद्ध करना है। तो देखिए, अब ग्राफ तो हमारे पास वही है, किंतु ग्राफ में थोड़ा मॉडिफाइड रूप लेना पड़ेगा। अब इस ग्राफ में हमारे पास ये देखते हैं कि पहली बात तो कि इस ग्राफ में हमारे पास एक आकृति बन रही है ओ ए बी सी। ठीक है, अब इस समीकरण को प्रूवमेंट करने के लिए ये सोचते हैं कि जो दूरी है s वाली, उसको कैसे प्राप्त किया जाए, अर्थात हमें समय दूरी संबंध का यूज करना है। तो
मान लिया कोई गतिशील वस्तु थी, ओ से थी, अर्थात प्रारंभ बिंदु ओ है, वो ए तक पहुंची, प्रारंभ वेग विराम अवस्था से u हो गया, बी तक पहुंचने में अंतिम वेग उसका b हो गया। अब जब ये वेग b हो गया तो हमें ये सिद्ध करना है कि s कैसे निकले। तो इस आकृति में ओ ए बी सी द्वारा जो घिरा हुआ क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल क्या कहलाएगा? चली हुई दूरी को दर्शाएगा। तो चली हुई दूरी कैसे निकालेंगे? अब ये देखने के लिए अब आप देखिए ध्यान से, इस हिस्से को हम दो हिस्सों में बांट लेते हैं। क्या? एक हिस्सा क्या? नीचे वाला हिस्सा ओ ए डी सी, ये एक आयताकार भाग है, और जो ऊपर वाला हिस्सा है वो दो हिस्सा लिख लिया हमने, अर्थात दूसरा भाग। ये आपका भाग है त्रिभुजाकार। अगर हमें ये त्रिभुज, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस आयत का क्षेत्रफल मिल जाए इस ग्राफ के विधि से या ग्राफ के माध्यम से, तो हम बड़े आराम से इस संबंध को सिद्ध कर लेते हैं। तो क्या करते हैं बताइए? t समय में चली गई दूरी बराबर होगा आकृति ओ ए बी सी का क्षेत्रफल। अब आप ध्यान लगाइए कि ओ ए बी सी में कितनी आकृति बन रही है? आयत और त्रिभुज। अर्थात हम कह सकते हैं आकृति ओ ए डी सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुजाकार आकृति कौन सी है? ए डी बी, या ए बी डी बोल दीजिए, आपका मन है। आकृति ए डी बी का क्षेत्रफल। अब ये देखिए रहा, दूरी को शो करते हैं एस से। आकृति ओ ए डी सी है आयत, और आयत से बताया लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस ये आकृति है त्रिभुजाकार, इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। रखा ना पहले से त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखेंगे भाई, अब जरा नोट कीजिए लंबाई इसकी कितनी है, ओ सी या ए डी। बात एक ही है, आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक। तो ये ओ सी बराबर होगी ए डी के, और ओ ए बराबर होगी सी डी के। ये यू है, ये टी है, तो क्या लेंगे? क्या? ओ सी गुणा ओ ए। चलिए प्लस 1/2 आधार त्रिभुज की बताइए, ए डी है, ए डी लिख दिया हमने। ऊंचाई बताइए त्रिभुज की, त्रिभुज वाला भाग ये है बी डी। अब एक बात नोट कीजिए, साइड में लिख देते हैं। बताइए भाई, ओ सी कितना है हमारे पास? ओ सी है ए डी के बराबर टी है। अब हमारे पास ओ ए भी आया है, ओ ए और सी डी बराबर है किसके बराबर? प्रारंभ वेग यू के। कहीं हमें जरूरत पड़ेगी बी डी की, ठीक है, तो बी डी हमने बताएगा बी माइनस यू, ठीक है। ये सारी की सारी वैल्यूज हमें पुट करने ली हैं इस संबंध में जो हमने ग्राफ से निकाला है। ओ सी आपका टी है, ओ ए आपका यू है, ए डी आपका ए टी दे रखा है, बी डी बी माइनस यू है। अब हम ये भी तो जानते हैं कि b माइनस यू जो होता है गति के प्रथम समीकरण से हम जानते हैं, क्या जानते हैं? b बराबर u प्लस के ए टी, b माइनस यू बराबर ए टी। तो हम क्या करेंगे, इस बी डी की वैल्यू b माइनस यू के इक्वल रख देंगे, क्या भला बताइए? ए टी। अगली बार के लिए तो s बराबर यू टी से पहले लिख देंगे यू और टी को, हाफ
टी, बी माइनस यू हमारे पास कितना आ रहा, ए गुणा टी आ रहा है, एस बराबर यू टी प्लस के हाफ ए टी स्क्वेयर। ये आपका गति का द्वितीय समीकरण भी प्रूवमेंट हो गया। और किस संबंध से, समय दूरी संबंध से। इसमें एस क्या है, टी समय में चली गई दूरी है, यू प्रारंभिक वेग है, टी समय है, ए त्वरण है। ठीक है, जहां पर इस संबंध का प्रश्न आएगा हम इस समीकरण का प्रयोग करेंगे। तो देखिए अब लेंगे गति का तृतीय समीकरण। अब यहां पर गति का द्वितीय क्या डालेंगे, तृतीय समीकरण। और आप जानते हैं गति का तृतीय समीकरण होता है वो बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस के 2as, या कहीं ऐसे लिख सकता है वो बी स्क्वायर माइनस के यू स्क्वायर बराबर 2as को प्रूवमेंट कीजिए। दोनों एक ही हैं। आपको भ्रमित करने के लिए इस प्रकार से वो लिख करके दे सकता है। तो चलिए करते हैं प्रूफ। इसमें करते हैं, इसमें वेग स्थिति संबंध को लेते हैं। वेग स्थिति संबंध में क्या करेंगे, एक जो आकृति बनकर हमारी आई है ओ ए बी सी, अब इस आकृति को आप आयत और त्रिभुज को जोड़ दीजिए। अब यह आकृति है आपकी समलव आकृति। समलव आकृति क्या होती है, जरा दिमाग लगाइए। वह आकृति जिसकी सम्मुख भुजाएं तो समांतर हों, समझ रहे हो, और दूसरी भुजाएं का जो जोड़ा है सम्मुख का वो समांतर ना हो, क्या कहलाएगा, समलव कहलाएगा। और समलव का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है क्या, यदि इसकी ऊंचाई ये h है तो क्षेत्रफल होता है समलव का क्षेत्रफल, समलव का क्षेत्रफल होता है बच्चों 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। अब ये फॉर्मूला आपको याद करना है, जरूर पड़ेगी। समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई और उसका आधा, अर्थात 1/2 समांतर भुजाओं का योग बटे ऊंचाई। ये हमें जरूरत पड़ेगी इसकी, इसीलिए आप अभी से याद कर लीजिए। तो चलिए देखिए क्या करते हैं इस संबंध में। तो वही दूरी है, औसत दूरी जो होगी वो टी समय में गतिशील वस्तु द्वारा ग्राफ, कौन सा वेग स्थिति संबंध ग्राफ में ग्रहण किया गया क्षेत्रफल के बराबर होगी दूरी। टी समय में चली गई दूरी क्या होगी, आकृति ओ ए बी सी का क्षेत्रफल के बराबर होगी। अब यह क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो वहां पर तो हमने क्या लिया था, आयत और त्रिभुज को जोड़ दिया था। थोड़ा यहां पर ट्विस्ट है, बदलाव करना है क्या, कि हमें यहां पर ये 1 और 2 नहीं लेने, हमें ये पूरी आकृति समलव दिखाई दे रही। कैसे, ये भुजा और इस वाली भुजा के ये समांतर है नहीं है, तो ये भुजा होगी u और ये होगी पूरी भुजा b। इनके बीच की जो ऊंचाई वो AD बोल दीजिए या OC बोल दीजिए, ये T है। बस इसी संबंध से हमारा ये संबंध सूत्र निकल जाएगा। तो देखिए आकृति कौन सी, समलव आकृति है ना, समलव OABC का क्षेत्रफल क्या निकलेगा, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई, अर्थात इन समांतर रेखाओं या भुजाओं के बीच की जो ऊंचाई या लंबाई है वो देखेंगे। तो S बराबर 1/2 समांतर भुजाएं हमारे पास कौन सी है, OA और BC, इसका योग ले दिया। चलो भाई, गुणा ऊंचाई को कह रहा है, ऊंचाई चाहे आप OC ले लीजिए या AD ले लीजिए, एक ही है, हम यहां पर AD लिख लेते हैं। अब आप जानते ही हैं OC बराबर AD बराबर आपका है क्या, T, और OA बराबर आपका U है, BC बराबर आपका B है। अब मैंने ये वैल्यूज यहां पर पुट कर दी। OA आपके पास क्या है, U,
बी सी आपके पास क्या है, बी, ए डी आपके पास क्या है, ऊंचाई टी। एक बात बड़े ध्यान से रखने वाली है कि इस समीकरण में टी तो कहीं है ही नहीं, अब टी गायब करना पड़ेगा। अब पिछले समीकरण में क्या था, हमने बी और यू गायब करा था क्योंकि वहां पर ए और टी आ रहा था। तो देखिए हम पुनः प्रथम समीकरण को याद कर लेंगे कि जानते हम b बराबर यू प्लस के ए टी जानते हैं, इसमें u और b है, यहां t आ रहा है, t को किसी तरह से गायब करना। एक काम कर लेंगे, u को इधर ले आएंगे, ए टी हो जाएगा। अब हमें कह रहे हैं कि t नहीं चाहिए तो a उठाइए, इसके नीचे लाइए, b माइनस यू बटे ए लिखिए और t हो गया ये। मतलब अब आपके पास t की वैल्यू b माइनस यू अपॉन ए हो जाएगी और आप बड़े आराम से इस वैल्यू को उठा करके यहां रख दीजिए। ठीक, आपको एक फॉर्मूला याद होगा, a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैथ में कक्षा 6-7 में आपने पढ़ रखा है, तो मैं अब उसी फॉर्मूले का यूज करने वाला हूं। ये b माइनस यू है, ये b प्लस यू है, तो मैंने अपने जरूरत के लिए b पहले लिख दिया, u बाद में लिख दिया, कोई फर्क तो पड़ा नहीं, क्योंकि a प्लस b प्लस a पता है ना, ये क्रम विनिमय, योग का क्रम विनिमय नियम है। संख्या को अदला बदली कर दी जाए तो उनके धन पूर्णांक संख्या को अदला बदली कर दी जाए तो उनके योग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वही मैं यहां पर ये कर रहा हूं। तो देखिए यहां पर क्या होगा, b प्लस यू और b माइनस यू। अब मैं इस a को इकट्ठा a लिख दिया, a के गुणा 2 में करी 2 हो जाएगा, इधर ले आया मैं इसको। ठीक, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, बी स्क्वायर माइनस के यू स्क्वायर हो जाएगा। आपका होगा 2as बराबर बी स्क्वायर माइनस के यू स्क्वायर। आप इसको यही प्रूवमेंट कर दीजिए या सही से लिख दीजिए, बी स्क्वायर यू स्क्वायर, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये आपका संबंध सूत्र थर्ड वाला भी प्रूवमेंट हो गया, ये गति के तृतीय समीकरण प्रूवमेंट हो गए। ठीक है, देखिए तो हाँ देखिए, अब जो है गति के तीनों समीकरण प्रूवमेंट होने के बाद अब बात हमारे पास आती है एक नए टॉपिक की, वो लिख रहा है आपके पास एक समान वृत्तीय गति। ठीक है नहीं, एक समान वृत्तीय गति क्या होती है बच्चों, जैसे हेडिंग ही पड़ा हुआ है एक समान वृत्तीय गति, तो जरा इस हेडिंग को जरा अपने शब्दों में अलग अलग कर लीजिए। एक समान वृत्तीय गति, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एक समान माने एक जैसी, वृत्त माने वृत्त पर होने वाली, गति माने गति। परिभाषा सिंपल हो गई, जब कोई गतिशील वस्तु एक समान चाल से किसी वृत्तीय पथ पर गति करती है तो उसकी गति एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। मान लीजिए एक हमारे पास ये वृत्तीय पथ है, ठीक है, और यहां पर मेरा हाथ है और मैंने इस यहां पर एक पत्थर बांध लिया। अच्छा, मैं वृत्तीय पथ को दर्शाने के लिए प्रयोग करके बता रहा हूं आपको। मान लीजिए मेरे हाथ यहां पर है, अपना भी आप मान सकते हैं, और मैंने इस हाथ में धागा लिया एक या डोरी, ठीक, और डोरी में मैंने एक पत्थर बांध लिया और मैं इसको घुमाने लगा, तो उसका आकृति इस प्रकार आ जाएगी। तो ये पथ जो बनेगा वो वृत्तीय पथ बनेगा। क्या बनेगा? वृत्तीय पथ। और इस पत्थर की जो गति होगी वो वृत्तीय गति हो जाएगी। ठीक, ये गति की दिशा इस प्रकार से है, ठीक है नहीं, ये इस प्रकार गति कर रहा है। अब वृत्तीय गति से संबंधित न्यूमेरिकल भी आता है। अब न्यूमेरिकल में क्या सोचेंगे कि कैसे वृत्तीय गति की चाल निकाली जाए। तो वृत्तीय गति में एक टॉपिक जुड़ा हुआ वृत्तीय चाल। वृत्तीय चाल वो भी कहें के लिए एक समान वृत्तीय चाल के लिए। एक समान वृत्तीय चाल क्या होती है भाई? जब कोई
वस्तु किसी पथ पर चलेगी तो दूरी तय करेगी कुछ ना कुछ, सिंपल सी बात है ना। और हम जानते हैं चाल क्या होता है, दूरी बटे समय, पढ़ा है ना, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल हमारे पास क्या हो सकती है, जरा दिमाग लगाइए भाई। मान लीजिए यहां से स्टार्ट हुआ, घूमकर यहां पर आ गया, तो ये पूरा एक राउंड हो गया। जब पूरा एक राउंड हो गया अर्थात ये वृत्तीय पथ हो गया, और वृत्तीय पथ की एक चक्कर की जो दूरी होती है वह परिधि होती है। और परिधि क्या है, कक्षा 9 में पढ़ रखा, 7 में पढ़ रखा, 2πr। तो क्या होगा, परिधीय दूरी बटे समय। परिधीय दूरी कितनी है, 2πr, समय है t। भाई कोई समय t समय में वस्तु एक चक्कर लगा रही है तो उसकी वृत्तीय पथ की जो परिधि है और समय का अनुपात क्या बन जाएगा, चाल बन जाएगी, वृत्तीय समान चाल, एक समान वृत्तीय गति में उसकी चाल हो जाएगी। तो b बराबर 2πr/t। और इसका जो मात्रक होता है मीटर पर सेकंड, mks पद्धति में, ठीक है। और इस फॉर्मूले पर न्यूमेरिकल मालूम कर लिया जाता है कभी। अब इससे समझिए एक आंकिक प्रश्न मैंने लिख रखे हैं, मैं आपको आंकिक प्रश्न समझाता हूं, देखिए जरा ध्यान से। बच्चों ये तुम आपसे ये मालूम कर लिया जाए कि वृत्तीय पथ के, ये वृत्तीय गति के एग्जाम्पल बताइए। तो गति जो अपने वृत्त पथ पर घूम रही है, पृथ्वी गति, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति है ना। तो इस प्रकार की जो गतियां हैं वो वृत्तीय गति में आती हैं, एक समान वृत्तीय गति होती है इनकी। अब मैं प्रश्न पढ़ रहा हूं पहला, एक एथलीट, अर्थात अब इस चैप्टर के न्यूमेरिकल आ गए हैं, ठीक है ना, अंतिम टॉपिक था ये वाला। एक एथलीट वृत्तीय पथ पर जिसका व्यास 200 मीटर है का एक चक्कर 40 सेकंड में लगाता है, 2 मिनट 20 सेकंड के बाद वह कितनी दूरी तय करेगा और उसका विस्थापन क्या होगा, ये बताना है। तो बच्चों पहली बात तो देखो, पहला प्रश्न है 16 में, जरा देखेंगे वृत्तीय पथ है तो आप दिमाग लगाइए कि वृत्तीय पथ में हमें एक वृत्त अर्थात सर्किल चाहिए, ठीक है नहीं, हमें एक सर्किल बना लिया। अब अगली बात करते हैं क्या है कि फिर उसने ये भी कहा है कि इसका व्यास दे रखा है, व्यास जानते हैं ना, सेंटर से होकर जाता है और त्रिज्या का दुगुना होता है। ओ मान लिया यहां पर, ए मान लिया ये, बी मान लिया ये, व्यास है आपका 200 मीटर, ठीक। फिर उसने क्या कहा है, उसने ये कहा है कि एक चक्कर 40 सेकंड में लगाता है। तो भाई जैसे जैसे जो चीज दे रखी है वही चीज हम लिखते जाएंगे। और फिर क्या करेगा, 2 मिनट 20 सेकंड के बाद वह कितनी दूरी तय करेगा और उसका विस्थापन क्या होगा। तो आइए पहले बात करते हैं क्या, इसका लिखते हैं व्यास, व्यास है 200 मीटर और हम जानते हैं त्रिज्या होती है व्यास की आधी, अर्थात 200/2, 100 मीटर हो जाएगी इसकी त्रिज्या। अब एक चक्कर में कितना समय लिया ये नोट कर लीजिए, एक चक्कर में लगा समय देखेंगे कितना रखा है, 40 सेकंड। चलिए हमने जो इसका रॉ मटेरियल है वो नोट कर लिया पहले, ठीक। फिर 2 मिनट 20 सेकंड के बाद कितनी दूर, कुल जो समय लिया गति का वो कितना समय है, गति का कुल समय दे रखा आपके लिए 2 मिनट 20 सेकंड प्लस 20 सेकंड मैंने इधर लिख दिया क्योंकि कुछ आवश्यकता है इसकी, तो मैंने इसको अलग अलग लिख दिया। भाई आप जानते हैं 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं ना, ठीक। चलिए तो मैंने यहां पर 60 सेकंड लिख दिया, 20 सेकंड हमारे पास पहले से ही होंगे, यहां पर 60 दूनी 120 सेकंड और 20 ये हो गए 120 और 20 आपको हो गए 140 सेकंड।
तो रॉ मटेरियल में हमारे पास जितना जो रखा था वो हमने इकट्ठा कर लिया। प्रश्न कह रहा है दूरी, कितनी दूरी, देखिए अंडरलाइन कहे तो हमें दूरी और उसका विस्थापन ये मालूम करना है। भाई ये बात बताइए आप, जब कोई वस्तु यहां से स्टार्ट होगी, वृत्त पथ पर घूमेगी, तो अगर मान ले एक चक्कर में जो दूरी तय करेगी, ठीक है, और पता नहीं कितने चक्कर लगाए इसने, और हमें ये पता चल जाए कि इसने कितने चक्कर लगाए हैं, तो दूरी आसान हो जाएगी। भाई एक चक्कर में इतनी दूरी तय करी, उतने में कितनी, तो चलिए पहले देखते हैं चक्कर कितने लगाए इसने। भाई कुल जो समय लिया गया वो 140 सेकंड का है, और एक चक्कर जो लगा रहा है वो केवल 40 सेकंड में लगा रहा है, तो चक्करों की संख्या निकल जाएगी। निकालो चक्करों की संख्या। देखिए कुल समय अर्थात गति का कुल समय बटे एक चक्कर में लगा समय, भाई आपने कहा है कि भाई कुल समय तो 140 सेकंड का है, और एक चक्कर में जो समय लगा वो 40 सेकंड का है। काट देंगे, 0 0 कट गया, 2 2 4, 2 7 14, 7/2, या आप कह सकते हैं सर जी 3.5 चक्कर हो गए। क्यों भाई, चक्कर 3.5 आ गए, पर ये देखो कि एक चक्कर में दूरी कितनी तय करी, तभी तो पता चलेगा कुल कितनी दूरी तय करी। आइए, एक चक्कर में तय दूरी, अब दूरी क्या होगी भाई, पथ सीधा तो है नहीं, सरल रेखीय पथ होता तो दूरी वाला फॉर्मूला लग जाता। ठीक, ये पथ है वृत्तीय पथ, और वृत्तीय पथ में एक चक्कर की दूरी होती है परिधि, और परिधि का फॉर्मूला आपको पता है 2πr। मैंने आपको बताया था ये 2πr क्या आपकी ये परिधि है। चलिए, तो परिधि, और परिधि क्या है हमारे 2πr। अब 2 पाई का मान है 22/7, और r आपके पास है 100, 22 दूनी 44, 100/7, ये आपकी एक चक्कर की दूरी होगी मीटर में। वो कह रहा कुल दूरी कितनी है, चक्कर आए 7.5 चक्कर अर्थात 3.5 चक्कर, आप इसीलिए 3.5 या 7/2 ले लो और हल्का हो जाएगा कटिंग करने में, है ना। 7/2 चक्कर में तय कुल दूरी क्या होगा बताइए, 4400/7 गुणा चक्कर कितने हैं आपके 7/2, कटिंग कर लीजिए, 7 से 7 कट गया, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 00, 2200 मीटर आ गया आपका क्या भला दूरी। एक प्रश्न तो आपका यहां से निकल गया। देखिए कितना ट्विस्टेड क्वेश्चन था, पर क्वेश्चन इंटरेस्टेड भी है। जितना दिमाग से आप इसमें सोचोगे उतना ही अच्छा समझ में आएगा। टू द पॉइंट, किलो वाइज है। अगला कह रहा है विस्थापन क्या है, पर विस्थापन तो देखेंगे अंतिम और प्रारंभिक बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी। अब मैं देख रहा हूं कि यहां पर गति के पूरी जो समय 140 सेकंड में हुआ है वो 3.5 चक्कर लगे अर्थात 7/2। मैं 3 चक्कर लगा रहा हूं, 1 0 पा गया, 2 फिर 0 पा गया विस्थापन, तीसरे चक्कर में विस्थापन शून्य हो जाएगा। क्या कहा था, वृत्तीय पथ पर विस्थापन एक चक्कर के लिए शून्य होता है, फिर अगले चक्कर के लिए शून्य हो गया, फिर अगले तीसरे चक्कर के लिए शून्य हो गया, बच गया आधा चक्कर। जब आधा चक्कर रहेगा तो हम यहां चलेंगे, यहां तक आएंगे। मान लिया ये x और y मैं शो कर देता हूं, तो ये दूरी तो कहता तो दूरी ऊपर की अर्ध परिधि हो जाती, अर्ध परिधि πr। कह रहा विस्थापन, तो अंतिम बिंदु B और A के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगी सोचो। अरे व्यास नहीं है क्या, व्यास हो जाएगी, तो विस्थापन क्या आएगा व्यास के बराबर, और व्यास कितना है 200 मीटर। आंसर सोल्व। देखिए तो फिर क्या आएगा इसका बी पार्ट, इसका मैं ए पार्ट लिख लेता हूं कहां पर, इसका यहां से, ठीक है। बी पार्ट हो गया विस्थापन,
वो कितने में, 7.5 चक्कर में, 7.5 चक्कर में विस्थापन क्या होगा, व्यास के बराबर, व्यास ए बी के बराबर। ए बी कितना है, 200 मीटर। क्यों आया, क्योंकि 3 चक्कर तो घूम कहीं आ जाएंगे, आधा चक्कर बचा, वो व्यास के बराबर रहेगा विस्थापन के लिए। आपका एक प्रश्न पूरा हो गया, ठीक है। अब देखिए, हाँ तो स्टूडेंट्स, जो मैंने न्यूमेरिकल सोल्व कर दिखाया है, अब इसी आधार पर मैं आपको पीडीएफ में कुछ न्यूमेरिकल भेजूंगा, ठीक। इन न्यूमेरिकल को कर कर देखना, यदि फिर भी कोई दिक्कत आती है तो मैं आपको ये अलग से वीडियो बनाकर एक समझा दूंगा, ठीक है। करने की कोशिश कीजिए, चैप्टर बहुत मोस्ट है, इसके न्यूमेरिकल हर बार मालूम किए जाते हैं, चाहे वो हाफरली हो, चाहे एनुअल हो, चाहे आपके मंथली टेस्ट हो, एक न्यूमेरिकल पक्का आता है। गति की समीकरणों में तीनों में से एक समीकरण प्रूवमेंट करने के लिए जरूर मालूम की जाएगी, ठीक है। तो आप पढ़ाई का एंजॉय कीजिए, कार्य पूरा कीजिए और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू।